तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम सोल्व कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइप आप ले रहे हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी MCQs यहाँ से सोल्व करेंगे हम। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 129 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा कि ये तो डेसिमल नंबर आपको दिया है, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है टर्मिनेटिंग, सेकंड दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और फोर्थ दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ए टर्मिनेटिंग। अभी टर्मिनेटिंग आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो ओनली 2 और 5 के फैक्टर में है, यानी जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 है। 2 और 5 जिसका फैक्टर होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा यदि अदर फैक्टर होते हैं तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है, तो देन द नंबर 7 की पावर n, यहाँ पर 7 की पावर क्या है, n है। तो 7 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। अब 7 की पावर n जो है, यानी n की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो एंड जो डिजिट होगा, यानी 1 से डिजिट जो होगा वो कौन सा इनमें से नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा क्या, C, यानी 0। क्योंकि 7 की टेबल जो आपको 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो आएगा ही, पावर 1 रखते हैं तो 7 तो आएगा ही, साथ में 7 को पावर 2 करते हैं तो कितना होता है 49, तो 9 भी आएगा। 49 का 7 का क्यूब करेंगे, ठीक है, यानी 49 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 9 7 63, तो 3 भी आएगा, यानी 343 इसका क्यूब होता है। अब यदि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो फिर 21 आएगा, 21 यानी 1 भी आएगा, यानी इसका मतलब है कि इसका 7 भी होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा। ठीक है, बट 0 नहीं होगा, क्योंकि 7 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हम 0 नहीं ला सकते। 0 तब आता है जब इसके फैक्टर में कितना हो, 2 हो और 5 हो। 2 और 5 यदि किसी फैक्टर में होता है तो वहां पर हम 0 ला सकते हैं, यानी 0 कब आएगा, ओनली 10 की पावर में। यदि यहाँ पर ये होता कि 10 की पावर n, तो इसका ऑलवेज जो 1 से डिजिट होता है वो क्या होता, 0 होता, बट यहाँ पर इसका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, C, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस में रैशनल नंबर दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टर्मिनेटिंग कब होता है, तो टर्मिनेटिंग यहाँ पर तब होता है जब हम डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो क्या हो 2 की पावर m n और या फिर 5 की पावर m में हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसको क्या लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 1000, क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ पर 3 तो फैक्टर आएगा, इसका मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। इसके बाद में यहाँ देखिए 27, और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये 3 फैक्टर इसके फॉर्म में आएगा, फैक्टर कितना आएगा 3। अब 3 आ गया तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हुआ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। ओके,
तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, बट यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो है 343 है, ये भी क्या होता है 7 का क्यूब होता है। क्या होता है 7 का क्यूब। तो ये 7 का क्यूब है और ये भी 7 का क्यूब, इसका मतलब 7 के क्यूब से 7 का क्यूब कट जाएगा। ऊपर आपके पास बचेगा क्या, नंबरेटर में 1 बचेगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये जो नंबर बनेगा अब, तो ये तो कट के कैंसिल हो गया, यानी फैक्टर यहाँ पर 7 तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर केवल क्या बचा आपके पास 2 और 5, तो इसका आंसर क्या होगा सी। ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी के साथ में 2 के साथ में क्या है 3 है, यानी 2 के साथ में 3 फैक्टर आ रहा है और फैक्टर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 का क्यूब से 7 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इफ p इज ए प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ द p स्क्वायर एंड p क्यूब, यानी इनके सबका यदि फैक्टर देखेंगे p स्क्वायर और p क्यूब का, सभी में फैक्टर क्या मिलेगा p, यानी कॉमन फैक्टर p है इनमें और p के अलावा कोई फैक्टर इसमें नहीं है। इट मीन यदि इसका एलसीएम आपको निकालना, तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम होता है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा p क्यूब, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। यदि आपको इसका एचसीएफ पूछा जाता है तो क्या लेते हैं हम, इसका मिनिमम पावर कितना है p, तो p इसका आंसर होता है यदि एचसीएफ हमें पूछा जाता तो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। देखो यहाँ पर 196 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनमें जो प्राइम नंबर्स फैक्टर्स मिलेंगे, उन फैक्टर्स का जो एक्सपोनेंट है यानी पावर जो है उनको एडिशन करके हमें सम बताना है कि सम कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या होता है 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर। और 14 क्या होता है यहाँ पर 14 होता है 2 × 7। 14 क्या होता है 2 × 7, तो यानी 2 की पावर भी 2 होगी और 7 की पावर भी 2 हो जाएगी। अब यहाँ 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, इसको दोनों के ऊपर पावर कितनी है 2। अब 2 पावर जो है वो एक्सपोनेंट है यहाँ पर, तो इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना होगा 4, यानी इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा यहाँ से 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको दे रखा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रैशनल नंबर। ये कह रहे कि √27 जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि एक रैशनल नंबर में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखो √27 क्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यदि इसका फैक्टराइजेशन करें, इस रूट को सोल्व करते हैं 9 × 3 = 27 होता है, तो 9 का रूट तो हो जाएगा, 9 का रूट तो कितना होगा 3, इसके अंदर एक तो 3 बच गया रूट के अंदर। अब हमें इस √3 को हटाना है, तो इस √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करें, हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 और ये आपके पास आ जाएगा 9। तो 9 इज रेशनल नंबर। तो ये कब चेंज होगा, जब रूट के नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको √3 से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज। तो 95 और 152 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखो 95 जो है वो 19 की टेबल में आता है, 19 5 जा, और 152 है वो भी 19 की टेबल में आता है, 19 8 जा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में 5 और 8 में तो कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा नहीं। यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको 19। तो इसका कॉमन फैक्टर जो है वही क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पर 19। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ये जो है डायरेक्ट मेथड है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमें जल्दी से जल्दी करने होते हैं, इनमें टाइम हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 43 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 3 है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, और 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग तो दे रखा है, बट आपको पूछा है कि टर्मिनेट कितने डेसिमल के बाद में होगा, यानी पूरा 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस और 4 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब ये है कि ये पूछा है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आएंगे। तो यहाँ पर देखो तो फैक्टराइजेशन जो होगा, ठीक है, उसमें देखना है कि जो हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। अब यदि फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर 3 है डिनोमिनेटर में, तो हाईएस्ट पावर जितनी होगी 2 और 5 में से, ओनली 2 और 5 में से देखना है। तो 2 और 5 में से जो हाईएस्ट पावर है उतने ही डिजिट के बाद में क्या होगा, डेसिमल लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट प्लेस होगा। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट होगा वो 2 होगा। ये फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो इसी को बोलेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है द रियल नंबर्स आर कॉल्ड। रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो ओनली रेशनल नंबर, ओनली इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए नंबर कैन नॉट बी रिटन in the form p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0, then those numbers are called। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द p upon q। तो होल नंबर्स, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर। तो देखो होल नंबर्स हो तो उनको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशनल नंबर तो ऑलवेज एक्सप्रेस होते हैं, और नेचुरल नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इरेस नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी इरेस नंबर जो होगा वो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यदि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर सम एडिशन करते हैं, तो चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, उसका जो आंसर जो होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, उसका ऑलवेज आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करने पर भी इरेशनल नंबर आता है, और सब्ट्रैक्शन करने पर भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा states that for a two positive integers a and b there exist unique integers q and r satisfying a equals to b q plus r and यहाँ पर जो कंडीशन आपको देखी रिमाइंडर की, कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। तो रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो देखा है क्या, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, less than 0 and less than equals to b, r is greater than equals to 0 and less than b, and r greater than equals to 0 and less than equals to b। इसका तो सही आंसर होगा वो तो होगा ये जो हम पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर होगी, बट 0 से छोटी नहीं होगी, एंड b से क्या होगा, स्मॉल, लेस देन होगा, बिकॉज यहाँ पे b क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर से ऑलवेज रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 है वो क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। इन नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है।
तो यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हमारे पास 3 नंबर है, इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तो 3 नंबर है, वो है 12 है, 21 एंड 15। इसमें देखिए पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास 12 का तो फैक्टराइजेशन जो मिलता है वो क्या मिलता है, 3 × 4। ये देखो 3 की टेबल में आते हैं सभी नंबर्स, तो हम 3 × 4 लिख रहे हैं यहाँ पर। इसके फैक्टर्स करते तो ये हो जाता है 3 × 7, और इसके फैक्टर्स करते हैं तो क्या निकलता है 3 × 5। ठीक है। अब यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर जो है वो ओनली 3 है। क्या है, 3। इस 4 को हम और भी लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखो 2 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ओनली जो फैक्टर कॉमन फैक्टर वो 3 है। तो 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ तो आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या होता है, जो एचसीएफ आया है वो और साथ में जो अदर फैक्टर हैं उनको भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 7 × 5। तो सभी फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन फैक्टर्स को 1 टाइम एंड बाकी सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं देखेंगे कि 7 × 3 = 21 और 5 × 4 = 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 420 आता है। कितना आता है, 400। 21 × 2 = 42 और 0 से 0 आ गया। तो यहाँ पे जो सेकंड जो एलसीएम आएगा 420 आएगा। अब देखना कि 3 है और 420 किस में है, वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 and 420 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 196। तो 196 जो है वो क्या है, तो 196 को हम लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर ऑफ द 14। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द 14। ओके, स्क्वायर ऑफ द 14 जो है, तो 14 यहाँ पे क्या होगा, 2 × 7। 14 क्या होता है, 14 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 × 7। यहाँ पे स्क्वायर लगे तो दोनों पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। यानी जो ये जो 196 है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 स्क्वायर प्लस × 7 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पावर कितनी है, 2 और 2 है, तो 2 + 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट कितना होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। यानी पावर्स को ऐड करना है आपको। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो पावर्स आएगी उनको ऐड करके बताना कि कितनी पावर्स मिलेगी। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स इज, टोटल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइम नंबर जो है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो प्राइम नंबर्स होता है उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। कैसे, जैसे मान एग्जाम्पल में हमने लिया 2 क्या है, एक प्राइम नंबर्स है, तो 2 के फैक्टर करते हैं तो क्या क्या निकलता है, एक तो 2 और एक 1, ये 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, 2 × 1 = 2 होता है और इसका कोई अदर फैक्टर नहीं आता है। इसका प्राइम नंबर्स का कितने फैक्टर होंगे, मोस्ट ऑफ द 2 फैक्टर होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 17 है, वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है वो हमें बताना। तो यहाँ पर x² है तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ भी x², इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ भी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, x² है, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट जो x³ है फिर -3x² + 3x - 1, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 3, यानी x³ आ गया। तो x³ जो आ गया इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट नंबर 18 है, इफ px = x² + 5x + 2 है, देन p3 + p2 + p0 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले p3 की वैल्यू निकालनी है, फिर p2 की, फिर p0। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें पोलिनोमियल दे रखा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें हमें पहले p3 की वैल्यू निकालनी, फिर p2 की और फिर p0 की, और फिर इनको ऐड करना है। ऐड करने पे जो आंसर आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर p3 की वैल्यू निकालनी है। p3 का मतलब है कि यहाँ पर जो x आप यहाँ दे रखा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 3,
कि x को रिप्लेस करना है किससे, 3 से, यानी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3। तो यहाँ पर देख देंगे x की है यहाँ पर, तो x को कर देंगे 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x है यहाँ, तो x की वैल्यू 3 है, प्लस 2। इसको सोल्व करना है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 5 3 या 15 प्लस 2। इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं हमें कितने मिलते हैं, 15 2 हो गया 17, 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है P2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2। तो x स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई x है, तो x की वैल्यू 2 है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 2 जो 10 हो गया, प्लस में 2 का 2, 4 2 6 हो गया, 6 से 10 कितना हो जाएगा, 16। ओके, फिर हमें वैल्यू पुट करनी है P0, यानी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 प्लस 2। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और 2 प्लस में 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। इन सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 6 कितना होगा, 12 प्लस 2 14, 4 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 44। तो इसका तो सही आंसर होगा क्या होगा, 44। तो यहाँ पर हमें जो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर P 44। कैसे निकालेंगे, P3 P2 और P0 की वैल्यू निकालें और उनको ऐड करना है, ऐड करने के बताना कितना आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -1/2 and 1/2 respectively, then polynomial is। तो यहाँ पर हमें सम की वैल्यू दे रखी है -1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/2। ठीक है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है, 1/2 है। तो इन दोनों को यूज करके हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। हमें क्वेश्चन में दिया था अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो जो है वो तो कितना है, -1/2 है, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/2। हमें इनसे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, px इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यदि दिखे तो के की वैल्यू हम यहाँ पर वेरिएबल यानी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, मल्टीप्लाई में एक्स का एक्स आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/2 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो के है वो डिनोमिनेटर जितना होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर जितना भी है उसी को हम क्या मानेंगे, के की वैल्यू मानेंगे। तो के को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे के हट जाएगा और क्या आ जाएगा, के को 2 से मल्टीप्लाई करना देंगे 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, प्लस का x हो गया और प्लस का क्या बचेगा 1। ये जो है ये आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कैसे आया, यहाँ पे के की वैल्यू हमने क्या मानी है, के इक्वल्स टू 2 लिया है। कितना लिया है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हम ले सकते हैं कितना भी, क्योंकि के को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पोलिनोमियल को हमें के की वैल्यू उसके डिनोमिनेटर की इक्वल या फिर एलसीएम की इक्वल लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू हमने 2 ली है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही का होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू -3 अल्फा इंटू बीटा इज। तो हमें इसकी वैल्यू बता देंगे कितनी आएगी। ठीक है,
अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर जीरोज है। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ पर यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इमेज में देखें तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -5 है और यहाँ पर आपको दे रखा माइनस ऑलवेज पहले से ही है, तो -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर c की वैल्यू है 6 अपॉन a की वैल्यू है 1। c यहाँ पर कांस्टेंट है, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट है और x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a। ओके, अब यहाँ पे इसको सोल्व करते तो इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका आंसर और इसका आंसर आ जाएगा 6। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। फिर हमारे पास माइनस है तो यहाँ लिखते हैं माइनस, फिर 3 मल्टीप्लाई में 3 अब मल्टीप्लाई में क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की कितनी वैल्यू है 6। अब हमें इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर होगा 5 माइनस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 होगा। अब 18 में से हम यदि 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का 13, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी -13 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - x - 6 आर। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें जीरोज बताना है, क्या क्या जीरोज इसके हो सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल दे रखा था वो था x² - x - 6। इसका मैं क्या करेंगे स्प्लिट मीन मेथड से पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा x²। अब हमें यहाँ पर 2 टर्म्स ऐसी लेनी है जिनको ऐड करने पर या डिफरेंस, जिनका डिफरेंस या फिर सम क्या है -x आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है -6 आए। तो ऐसे नंबर्स हम लेते हैं तो क्या क्या निकलते हैं 3x + 2x। यदि हम -3x में 2x ऐड करते हैं तो -x आता है और -3 और 2 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -6 और यहाँ पर ले लास्ट टर्म हो जाएगी 6। तो हमने जो है मिडिल जो टर्म है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया यानी 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 2 टर्म्स में से यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा पहले फर्स्ट 2 टर्म में से। जब x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास बचता है क्या x - 3। सेकेंड 2 टर्म है उसमें से क्या कॉमन आएगा प्लस का 2 कॉमन आता है, यहाँ बचेगा x - 3। यहाँ पे कॉमन लेने के बाद में क्या होना चाहिए कि जो बचा है ब्रैकेट में वो सेम आना चाहिए। अब क्या होगा इसका तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा x - 3 जो कॉमन है और ये जो बचा है वो हो जाएगा x + 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। अब यदि हमें जीरोज निकालने हैं तो जीरोज के लिए क्या करते हैं दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे इनकी वैल्यू हम जीरोज के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो तो आएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो यहाँ पे आपके पास 2 जीरो हो गए 3 एंड -2। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 3 एंड -2 किस में है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में है इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके 3 क्या होंगे जीरो तो होंगे अल्फा बीटा और गामा मान लिया उनका। देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। ओके, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी c/a। क्या होगी c/a। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी c/a होगी। ओके, तो यहाँ से देखेंगे कि ये a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यु 5 है और d की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर c तो कितना है 5, तो c तो आ जाएगा 5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो 5/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 5/3। ओके, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 क्या है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx - d =
ये क्या है, ये हम आपके पास है सम ऑफ द जीरोज, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज का पूछा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको पूछी है कि तीनों जो जीरोज होंगे उनके सम की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, -b/a। सम ऑफ जीरोज कितना होगा, -b/a। ओके, तो इसका सी आंसर, ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इफ 1 जीरो ऑफ द polynomial 2x² plus x plus k is 3 then the value of the k। इसमें कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जो फर्स्ट जीरोज है x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3। इसमें 1 जीरो जो है वो x की वैल्यू 3 है। ओके, तो देन द वैल्यू ऑफ द k, तो यार तो कांस्टेंट टर्म दे रखी है k, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें जो वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 0 दे रखा है, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 0 की वैल्यू होगी तभी तो 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि px इक्वल्स टू कितना है, 2x² प्लस x प्लस k है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, आपको 3 दे रखी है। तो px इक्वल्स टू 3 होगा, x इक्वल्स टू 3 है तो p3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या होगा, 2 3 का स्क्वायर प्लस यानी x की जगह रिप्लेस करना है, 3 रिप्लेस करना है, प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। क्योंकि जीरोज है तो जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे तो पोलिनोमियल क्या होगा, इक्वल्स टू में 0 होगा। तो 2 × 9, ठीक है, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, -21। तो -21 जो है वो k की वैल्यू होगी। तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, -21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 5 and -4 देन द पोलिनोमियल इज। तो यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा की जो वैल्यू जो है अलग अलग दे रखी है। ये कह रहे हैं फर्स्ट जीरो जो है वो क्या है, 5 है, और सेकंड जीरो जो है वो -4 है। ओके, बट यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, तो हमें सम प्रोडक्ट निकालेंगे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 5 प्लस -4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो 5 × -4 इक्वल्स टू हो जाता है -20। अब यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम बनाते हैं तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखेंगे कि x² रहेगा, -1 आएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 होगा, और x का x आ गया, और माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 20 है। इसको सोल्व करते क्या होता है, x² माइनस x माइनस 20। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।